वन मेजर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू, मराठा रिजर्वेशन के बारे में, जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, जिसके ऊपर आंदोलन हो रहे हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट ने कुछ आश्वासन दिए हुए हैं लोगों को, एंड आपकी सरकार के टाइम कुछ रिजर्वेशन पास किया गया था, बट उसकी लीगैलिटी पे और उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे आना चाहते हो कि व्हाट इज द ग्राउंड, उसके ग्राउंड्स ही क्या है, हाउ डज इट स्टैंड? देखिए, मैं I'll just take few minutes to explain this very very important question they were asked. सबसे पहले मराठा समाज को आरक्षण छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर स्टेट में दिया था 1902 में, जबकि 50% रिजर्वेशन किया गया था, जिसमें मराठा समाज को बैकवर्ड कम्युनिटी कहा गया था क्योंकि उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह बहुत ही खराब थे। तो इतिहास उनका 1902 से शुरू होता है, मराठा समाज को बैकवर्ड ट्रीट करने का। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में कुछ बैकवर्ड क्लास कमीशन बने, काका कालेलकर कमीशन बना, मंडल कमीशन बना। उन दोनों कमीशन ने महाराष्ट्र में मराठा समाज को बैकवर्ड मानने से इनकार कर दिया। So Marathas were treated as upper caste in Maharashtra only, while in Madhya Pradesh, Marathas are treated as OBCs. For example, Mr. Jyotiradiत्य Scindia, who comes from Satara district, in Madhya Pradesh is treated as OBC. My relations in Karnataka, who are Marathas, Ghorpades and all that, they are treated as backward community in Karnataka. But in Maharashtra, they are upper caste community. So question was that if Shahu Maharaj thought Marathas are backwards, should they be given a reservation in education and government services? Initially, I thought, well, chief ministers are Marathas, sugar factory chairpersons are Marathas, important prominent Marathas. But then little deeper study tells you that there are only 150 families who are seen in politics and who are seen in cooperative government who are there. What about landless Maratha labor? What about small holding farmers? Their condition was extremely difficult. उनकी हालत बहुत ही खराब थी। जो अल्पभूधारक किसान है या जो भूमिहीन खेत मजदूर मराठा समाज के हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है, ना तो वो एजुकेशन पा सकते हैं क्योंकि इस सरकार ने शिक्षा का इतना ज्यादा निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता प्रोफेशनल एजुकेशन। तो उस हालत में क्या सरकारी संस्थानों में और निजी संस्थानों में शिक्षा में मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए? 1960 में महाराष्ट्र स्टेट की निर्मित हुई थी। उसके बाद 50 साल तक किसी ने इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया। काफी पेचीदा मुद्दा था, काफी मुश्किल मुद्दा था, लेकिन पहली बार मेरी सरकार ने इस मुद्दे को हाथ में लिया। हमने स्टडी किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि क्या मराठा समाज को असल में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें मैंने सब स्टडी करने के बाद मुझे यह है कि भाई हम पहले तो मराठा समाज के गवर्नमेंट सर्विस में क्या हालत है उसको जांच किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैकवर्ड क्लास कमीशन से आप उसकी जांच कराइए। अब हमारे टाइम जो बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसके चेयरमैन बापट साहब थे, जस्टिस थे। जस्टिस बापट रिटायर होने के बाद बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन थे। उन्होंने साफ मैंने कहा कि मैं कोई स्टडी वडी नहीं करूंगा, मैं इसके खिलाफ। हमने उनको गुजारिश की आप स्टडी कीजिए, आरक्षण देना है ना कहना सरकार का काम है, कैबिनेट का काम है, आप सिर्फ स्टडी कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है। उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो हमने कहा कि हमको जानकारी ले लेना, तो हम असल जानकारी हम कैबिनेट कमेटी से लेते हैं। तो हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी कहा कि आप पूरे स्टेट में जाकर सिविल सर्विसेज में मराठों का क्या स्थान है, शिक्षा संस्थानों में महाराष्ट्र का क्या है, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने पीएचडीज हैं, कितने कलेक्टर्स हैं, कितने तहसीलदार हैं, इसका सबके एक जानकारी इकट्ठा कीजिए। क्योंकि उस मंत्रिमंडल समिति ने सरकारी अफसरों का मदद लेके एक हमको रिपोर्ट दी। साल भर लगा उस स्टडी को, हर एक डिवीजन। राणे समिति की भी रिपोर्ट आप ही के? वही राणे हमारे मंत्रिमंडल के जो ज्येष्ठ सरकारी थे उनको हमने चेयरमैन करा था, लेकिन वो मंत्रिमंडल की सब कमेटी, कई सारे मंत्री उसमें थे। तो उन्होंने रिपोर्ट दी साल भर के बाद, उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये कम्युनिटी काफी बैकवर्ड है। और उसके आधार पर हमने ऑर्डिनेंस जारी किया जुलाई 2014 में। तो आई एम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन महाराष्ट्र आफ्टर द महाराष्ट्र स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1960, जिसने इस मराठा आरक्षण के प्रश्न को हाथ पे लिया, उसको एक हमने सोल्यूशन दिया। 16%
आरक्षण देने का निर्णय लिया। साथ ही में हमने अब मुस्लिम समाज के बैकवर्ड कम्युनिटी ढूंढ के कमीशन ने उसकी जांच की थी। 5% हमने रिजर्वेशन मुस्लिम बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया। अब दोनों के दोनों चैलेंज हो गए कोर्ट में। सर उसका then कि लीगैलिटी उसके बाद जो हुई है, उसके बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर हाई कोर्ट में उसको स्टे में हाई कोर्ट में वो पास हो गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दी। देखिए उसमें मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ कि जो मैंने जो ऑर्डिनेंस पास किया था जुलाई 2014 में, उसको 6 महीने के अंदर कंफर्म करा दिया था हाउस ने। तभी हमारी सरकार चली गई और नई सरकार आई। तो मेरी उम्मीद थी कि देवेंद्र फडणवीस सरकार जो आई, उन्होंने हाईकोर्ट से गुजारिश करनी चाहिए थी कि हमारी नई सरकार है, नए वकील है, हमारी बात सुनी जाए और आपका फैसला जो है थोड़ी देर के लिए रोक दिए। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने बस देखते रह गए, तमाशा देखते रह गए। और हाईकोर्ट ने हमारी दोनों डिमांड्स, एजुकेशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन और रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में, दोनों भी खारिज कर दी, रद्द कर दी। लेकिन उसी ऑर्डिनेंस को जनवरी 2015 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हाउस में पास कर दिया। अब जो ऑर्डिनेंस तो कानूनी होता है, लेकिन जिस ऑर्डिनेंस को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था, उसी ऑर्डिनेंस को आपने 2015 में पास कर दिया लॉ के तरफ से। वो भी हार गया, उसका भी वही फैसला होना था जो कि हाईकोर्ट ने पहले फैसला दिया था। तो ये सब चीजें 2014-15 में हुई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री, उन्होंने इसी तरह का कानून लाए, जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार ने ये सारे अधिकार हटा लिए थे राज्यों से। EWS का तभी EWS उसी समय जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके चलते शायद वो 102 या 3 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उससे राज्यों के किसी समुदाय को बैकवर्ड करार देने के अधिकार छीन लिए थे। सो देवेंद्र फडणवीस हैड नो राइट to declare any community as a backward community when he passed the law in Maharashtra in, I think, 2018. So he did. तो फिर भी लेकिन High Court approved it, upheld it for whatever reasons. But Supreme Court rejected it for very reason that they did not have legislative competence to pass that law. That उनके पास अधिकार नहीं थे लॉ पास करने के, क्योंकि केंद्र ने उनके अधिकार छीन लिए थे संवैधानिक बदल के बाद। तो ग्राउंड्स नहीं और उन्होंने ये भी कहा कि आपने महाराष्ट्र कम्युनिटी को बैकवर्ड दिखाई नहीं है। जो कमीशन, जो रिपोर्ट था गायकवाड़ कमेटी का रिपोर्ट था, वो मैंने पढ़ा हुआ है और उसमें भी फार एंड फ्लंग का नहीं आ रहा है। तो आप जस्ट टू सम अप दिस मराठा रिजर्वेशन वाला टॉपिक, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियंस सच बोल रहे हैं मराठा कम्युनिटी के लोगों से कि ये दिया जा सकता है? क्योंकि आपको उसके बारे में ज्यादा लीगल एस्पेक्ट में नॉलेज है, क्या सच में दिया जा सकता है? और अगर जा सकता है तो किस हिसाब से? मेरा मानना है कि जो कानून हमने जुलाई 2014 में पारित किया था वही रास्ता है जिससे ओबीसी समाज को भी अधिकारों को धक्का नहीं लगेगा। लेकिन उस पर एक बात है कि 50% की सीमा को हमको उल्लंघन करना पड़ेगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने EWS कानून ला के कर दिया है, आज दिल्ली में 60% रिजर्वेशन है। तो सर वैसे तो बिहार का तो अभी कल ही कैंसिल कर दिया, लेकिन बिहार ने जो भी किया हो, तमिलनाडु में पहले किया था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने 50% की सीमा का उल्लंघन किया है, तो आप ऐसा कानून क्यों नहीं लाते कि 10% आप राज्यों को अधिकार दीजिए कि आप अपने राज्य में जिस कम्युनिटी को देना चाहे आप दे दीजिए। हरियाणा में जाट को दी जाएगी, राजस्थान में गुजर को दी जाएगी, पटेल को गुजरात में दी जाएगी, कापास को आंध्र में दी जाएगी। इस तरह का तरीका आज निकल सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को ही निकालना पड़ेगा। राज्यों को निकाल के नहीं चलेगा। राज्य करेंगे तो फिर वो डिफीट हो जाएगी, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी का कानून डिफीट हो गया। आप इस मूवमेंट के फ्यूचर को कैसे देखते हो मराठा रिजर्वेशन? देखिए, मैं समझता हूँ कि बातचीत करके हल निकल सकता है, लेकिन केंद्र के सिवा ये नहीं निकल सकता। ये सिर्फ मराठा आरक्षण की बात नहीं है, और राज्यों में भी इसी तरह की डिमांड है। तो सभी देश की समस्याओं का विचार करके एक 10%, 8%, 12% जो भी प्रतिशत है, और EWS को कम करके 3-4%, 5% रख के अब 10% आप राज्यों को अधिकार दीजिए कि आप पूरा सोच समझ के जिसको भी देना है। लिंगायत समाज की डिमांड है, हमने मुस्लिम बैकवर्ड को दिया हुआ है, तो अब इस तरह से कुछ कर दीजिए कैटेगरीज। 8% किसी को दीजिए, किसी को 2% दीजिए, ऐसा हल निकल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कुनबी मराठास हैं, जो ओबीसी माने गए, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सभी को अगर कुनबी मराठा का सर्टिफिकेट दो और सभी समाज को कुनबी समझो कहे,
तो कई लोगों को उसमें विरोध है, उसमें दिक्कतें आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशियस मीडिया ऐसे हल निकल सकता है अगर बातचीत से करे, लेकिन सरकार ये देवेंद्र फडणवीस सरकार भी कोई ऑनेस्ट नहीं थी, न शिंदे सरकार कोई इस पर कुछ निर्णय ले रही है। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने धनगर समाज को धोखा दिया था कि 8 दिन में हम आरक्षण दे देंगे, वैसे सबको वो खेल खिला रहे हैं। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ ये पूरा मराठा समाज का आंदोलन चला लोकसभा चुनाव में देखा, और जो गुस्सा समाज का है कि इस आदमी ने हमें धोखा दिया है, वो बात चुनाव में सामने आई है। क्या इसका इम्पैक्ट आने वाली असेंबली इलेक्शंस में आपको बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा।